नमस्कार दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग इंडियन पॉलिटी की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी की जो लेटेस्ट 7th एडिशन है एम लक्ष्मीकांत सर की, उसे डिटेल में लास्ट लेक्चर से हमने स्टार्ट किया था कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के बारे में डिस्कस करना। फर्स्ट हमने बात की थी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और इलेक्शन कमीशन के बारे में। सेकेंड बॉडी आज जो हम देखने वाले हैं वो है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ये है आपका चैप्टर नंबर 44 ऑफ इंडियन पॉलिटी। ऑलराइट, चलिए बात करते हैं। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की दिल्ली प्रेजेंट में ऑफिस, प्लस इसका लोगोज भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इसके बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशंस हैं हमारे पास। सबसे पहले देखिए, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की जब हम बात करते हैं तो ये एक सेंट्रल रिक्रूटमेंट एजेंसी है। किसकी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। और इसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन किया गया है ऑफ द पार्ट 14 फ्रॉम द आर्टिकल 315 टू आर्टिकल 323। 315 से लेकर 323 आर्टिकल पार्ट 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इस बॉडी के बारे में मेंशन किया गया। ये रिक्रूटमेंट करने वाली एजेंसीज है सेंट्रल लेवल पे, जो क्या करती है, रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन कंडक्ट कराती है। किस किस की हम लोग बात करेंगे इन आर्टिकल्स के अंदर। कॉन्स्टिट्यूशन के इन बॉडीज़ की कंपोजिशंस क्या होंगे, मेंबर्स इनके कौन होंगे, चेयरमैन कौन होंगे, अपॉइंटमेंट कैसे होगी, इनको रिमूव कैसे किया जाएगा, प्लस इनको इंडिपेंडेंट कैसे रहा जा सकता है, इनकी पावर्स क्या है, फंक्शंस क्या है, ये सारी चीज़ें इन आर्टिकल्स में हमको देखने को मिलती है। किस आर्टिकल्स में क्या पावर है वो भी हम एट द एंड ऑफ द लेक्चर बात करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए हमको कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ लिखा गया यूपीएससी के बारे में इन पार्ट 14 फ्रॉम आर्टिकल 315 टू आर्टिकल 323। ऑलराइट, अब बात करते हैं हम सबसे पहले इनके कंपोजिशन की। भाई यूपीएससी के अंदर कौन कौन होते हैं, चेयरमैन कौन होते हैं, मेंबर्स कौन होते हैं, कितने क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें। देखिए, सबसे पहले जब हम यूपीएससी की बात करते हैं तो यूपीएससी के अंदर 1 चेयरमैन हमें देखने को मिलते हैं और कुछ अदर मेंबर्स भी देखने को मिलते हैं, जो कौन अपॉइंट करेंगे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन जो है किसी स्पेसिफाइड स्ट्रेंथ की बात नहीं करता कि बस 1 चेयर मेंबर या 1 चेयरमैन और 4 मेंबर होने चाहिए, ऐसी कोई भी नंबर्स की कॉन्स्टिट्यूशन बात नहीं करता है। ये क्या करता है, प्रेसिडेंट के डिस्क्रिप्शन पे छोड़ता है कि प्रेसिडेंट को टाइम टू टाइम जितनी रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट उनके डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, चेयरमैन और मेंबर ऑफ द यूपीएससी को क्या करेंगे, प्रिस्क्राइब करेंगे। इसके अलावा कौन होंगे मेंबर्स और कौन होंगे चेयरमैन, उनकी क्वालिफिकेशन क्या होने वाली है, तो ये चीज़ें भी कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो नहीं बताता है। खाली एक चीज़ लिखी गई है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, भाई जितने भी मेंबर्स होंगे या फिर क्या होंगे, मेंबर्स होंगे यूपीएससी के, उनमें से 50% मेंबर्स ऐसे होने चाहिए, मेंबर्स और चेयरमैन में 50% मेंबर ऐसे होने चाहिए जिनको एटलीस्ट 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। किसका? एडमिनिस्ट्रेशन संभालने का। किस में? या तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि यूनियन गवर्नमेंट में, या तो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर एटलीस्ट 10 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एटलीस्ट 50% मेंबर्स ऑफ द चेयरमैन एंड द मेंबर, यानी सारे मेंबर्स मिला के एटलीस्ट 50% मेंबर ऐसे होने चाहिए जिनके पास 10 या उससे ज़्यादा साल का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर स्टेट गवर्नमेंट के अंदर एक्सपीरियंस हो एडमिनिस्ट्रेशन का। बस इतना बोल के कॉन्स्टिट्यूशन क्या हो जाता है, साइलेंट हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो प्रेसिडेंट को ऑल्सो ऑथोराइज करता है टू डिटरमाइन द कंडीशन ऑफ द सर्विस ऑफ द चेयरमैन एंड द अदर मेंबर्स ऑफ द कमीशन। मेंबर्स की कंडीशंस क्या होगी, सर्विस कंडीशन, वो भी प्रेसिडेंट के हाथ में ही क्या करता है, कॉन्स्टिट्यूशन छोड़ देता है। इसके अलावा प्रेसिडेंट इज ऑथोराइज टू मेक द प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू द नंबर्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ द स्टाफ ऑफ द कमीशन इन देयर कंडीशन ऑफ सर्विस। भाई यूपीएससी में सिर्फ चेयरमैन और मेंबर्स तो नहीं होंगे, कुछ और भी लोग होंगे, स्टाफ्स होगा, इसका पूरा जो वर्क करेगा, तो ये कौन डिटरमाइन करेगा, प्रेसिडेंट डिटरमाइन करेंगे। ये चीज़ें भी हमें देखने को मिलती है रिगार्डिंग द यूपीएससी। इसके अलावा देखिए, ये जो यूपीएससी है उनके जो चेयरमैन है और मेंबर हैं वो कब तक काम कर पाते हैं, तो भाई चेयरमैन जो या फिर मेंबर्स हो कमीशन के, वो या तो 6 ईयर्स उनका टेन्योर हो जाए, यानी 6 साल उनको जॉब करते करते एज ए मेंबर और चेयरमैन हो चुके, या फिर वो 65 ईयर के हो चुके हैं एज में। दोनों में से जो भी पहले हो गया तो क्या हो जाएगा, उनका रिटायरमेंट होगा। यानी रिटायरमेंट ऑफ द चेयरमैन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द यूपीएससी इज 6 ईयर और 65 ईयर्स एज विच एवर एज अर्लियर, तो वो क्या हो जाएंगे, रिटायर हो जाएंगे। इसके अलावा वो अपनी पोस्ट को छोड़ भी सकते हैं, अपना रेजिग्नेशन भी दे सकते हैं। किसको देंगे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ही देंगे। इसके अलावा उनको रिमूव भी किया जा सकता है बिफोर द एक्सपायरी ऑफ देयर टेन्योर 6 ईयर, या फिर 65 ईयर से एज से पहले उनको क्या किया जा सकता है, रिटायर भी किया जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा देखो, जब क्या होते हैं ये जो चेयरमैन है या फिर मेंबर्स हैं, खास करके चेयरमैन की जब हम बात करते हैं, वो क्या है, जब प्रेजेंट नहीं हो या कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं जिनमें प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, एक्टिंग चेयरमैन भी वहाँ पे अपॉइंट कर सकते हैं। सर्कमस्टांसेस जैसे 2 सर्कमस्टांसेस होते हैं जब प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, एक्टिंग यानी कि सिर्फ टेम्पररी पीरियड के अंदर चेयरमैन भी अपॉइंट कर सकते हैं। वो सर्कमस्टांसेस क्या होंगे भाई, जब चेयरमैन जो है वो क्या है, उसकी पोस्ट वैकेंट पड़ी हो या चेयरमैन जो है वो अपनी ड्यूटी करने के लिए अनेबल हो, एब्सेंट हो,
या किसी और एरिया के अंदर चले गए हो किसी काम से, तब क्या है एक्टिंग चेयरमैन एंड टेम्पररी पीरियड के लिए प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, एक्टिंग चेयरमैन को अपॉइंट कर सकते हैं। बट ये एक्टिंग चेयरमैन याद रखना, जब तक जो है मेन चेयरमैन आ नहीं जाता तभी तक ये रहने वाले हैं, या फिर न्यू चेयरमैन को अपॉइंट नहीं किया जाता है, या तो एब्सेंट हुए रिज्यूम ना कर दें, या फिर न्यू चेयरमैन को अपॉइंट नहीं किया जाता, तभी तक ये एक्टिंग चेयरमैन रहने वाले, टेम्पररी पीरियड के लिए परमानेंट नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ हमें कंपोजिशन देखने को मिलता है, मेंबर्स देखने को मिलते हैं किसके, यूपीएससी के। ठीक है, अब हमने बात की थी भाई रिमूव करना है, तो ये जो चेयरमैन है या फिर मेंबर्स हैं किसके, यूपीएससी के, उनको उनकी ऑफिस में से कैसे हटाया जाए, कैसे रिमूव किया जाए। सबसे पहले तो चीज़ कौन करेगा उनको रिमूव, तो प्रेसिडेंट करेंगे। चेयरमैन हो या फिर मेंबर्स हो, उनको रिमूव करने की अथॉरिटी किसके पास है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अपॉइंट करने का कौन, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो रिमूव भी वही करेंगे। कब, कि भाई कुछ कंडीशन हो सकती है, जैसे फॉर एग्जांपल वो इंसॉल्वेंट हो गए, मेंबर हो या चेयरमैन हो इंसॉल्वेंट है। इंसॉल्वेंट का मतलब क्या है, बैंकरप्ट हो चुके हैं, उनके पास पैसे बैंकों से लिए उधार और वापस से चुकाए नहीं, उनके पास पैसे भी नहीं है, बैंकरप्ट इंसॉल्वेंट हो चुके हैं, तो उस बेस पे उनको रिमूव किया जा सकता है। भाई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, यानी कि वो गवर्नमेंट में चेयरमैन और मेंबर्स की तरह काम कर रहे हैं, फिर भी क्या है वो पेड एम्प्लॉयमेंट ले रहे हैं आउटसाइड देयर ड्यूटी, इसके अलावा भी कहीं और जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं जिन पे उसको जिनके बिहाफ में उनको पेड किया जा रहा है, तो ये कंडीशन में भी उनको रिमूव किया जा सकता है प्रेसिडेंट के द्वारा। या फिर प्रेसिडेंट की ओपिनियन में वो क्या है, अनफिट है टू कंटिन्यू इन ऑफिस बाय द रीज़न ऑफ इन्फिमिटी और द माइंड्स और द बॉडी प्रॉपर नहीं है, माइंड प्रॉपर नहीं है, इस बेस पे वो क्या है अनफिट है अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए, तो इस बेसिस पे भी क्या किया जा सकता है, प्रेसिडेंट जो है वो चेयरमैन या मेंबर को रिमूव कर सकते हैं। इसके अलावा एक और एडिशनल क्वालिफिकेशन हमें देखने को मिलती है जो कि है मिसबिहेवियर। अगर क्या करें, ये जो मेंबर्स हैं या फिर चेयरमैन हैं वो अगर मिसबिहेवियर कर दे तो इसके बेसिस पे भी इनको रिमूव किया जा सकता है। बट ये जो मिसबिहेवियर क्या होगा, सीधी सी बात है, अगर इसको हम डिफाइन नहीं किया जाएगा तो इसका मिसयूज़ कर सकते हैं प्रेसिडेंट, यानी कि गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर, उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मिसयूज़ कर सकते हैं, प्रेसिडेंट के थ्रू रिमूव करवा सकते हैं अननेसेसरी चेयरमैन और अदर मेंबर को। इसीलिए मिसबिहेवियर जो हैं, जो प्रेसिडेंट मिसबिहेवियर पे अगर किसी को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, तो उनको ये मैटर किसको रिफ़र करना होगा, सुप्रीम कोर्ट को रिफ़र करना होगा इंक्वायरी के लिए। और सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी करने के बाद क्या करता है, बोलता है, बोले हाँ ये रिपोर्ट सही है कि मिसबिहेवियर का चार्जेस सही है चेयरमैन या फिर मेंबर्स पे, तो फिर उनको रिमूव किया जा सकता है प्रेसिडेंट के द्वारा। और याद रखना, सुप्रीम कोर्ट को प्रेसिडेंट रिफ़र करते हैं इस मैटर को, भाई देखो सुप्रीम कोर्ट इनको मिसबिहेवियर के तौर पे, मिसबिहेवियर के चार्जेस पे इनको हटाया जा सकता है या नहीं, और सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, वो रिपोर्ट के अंदर दिया हाँ हटाया जा सकता है, तो ये बाइंडिंग है प्रेसिडेंट पे कि उनको रिमूव करना ही होगा, फिर उनकी डिस्क्रिप्शन में नहीं आता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इंक्वायरी ऑलरेडी कर ली है। ठीक है, कर रखी है। इसके अलावा जब इनके ऊपर ये इंक्वायरी चलेगी मिसबिहेवियर की चेयरमैन या मेंबर के ऊपर, तब उनके उस दौरान प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, इनको टेम्पररी पीरियड के लिए सस्पेंशन में भी रख सकते हैं, यानी इनको सस्पेंड किया जा सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें याद रखनी है। इसके अलावा देखो, जो ये मिसबिहेवियर का कॉन्सेप्ट है, ये टर्म है मिसबिहेवियर, इसके कॉन्टेक्स्ट में कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्या कहता है कि भाई चेयरमैन हो या कोई भी अदर मेंबर्स हो यूपीएससी के, उनको अगर गिल्टी पाया गया मिसबिहेवियर के तौर पे, तो क्या होगा उस केस में, उस केस में इट इज़ कंसर्न्ड और द इंटरेस्ट हो गया इन द कॉन्ट्रैक्ट और द एग्रीमेंट। वो मिसबिहेवियर क्या होगा, फॉर एग्जांपल अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोई कॉन्ट्रैक्ट टेंडर बाहर पाड़ा है और उसमें इस मिस चेयरमैन है या फिर मेंबर है उनका कोई इंटरेस्ट है, तो ये एक मिसबिहेवियर का क्या किया जाएगा, एक परफेक्ट एग्जाम्पल कंसिडर किया जाएगा। भाई सीधी सी बात है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोई टेंडर निकाल रही कंपनियों उसके बनने के लिए, भाई जिस कंपनी ने वो टेंडर भरा और जिसको मिला उसमें चेयरमैन या मेंबर्स का क्या है, कोई हाथ लगता है, कोई इंटरेस्ट लगता है, तो ये क्लासिक केस होगा मिसबिहेवियर का, और इस बेस पे क्या किया जाएगा, उनको रिमूव किया जा सकता है। कोई भी उनका पर्टिकुलर प्रॉफिट है कोई भी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में, एग्रीमेंट में, तो भी क्या किया जाएगा, इस चार्ज पे भी, ये चार्ज भी एक मिसबिहेवियर का क्लासिक केस है, और इस बेस पे भी चेयरमैन या मेंबर्स को हटाया जा सकता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये चीज़ें भी है, याद रखना। ठीक है, कि भाई मिसबिहेवियर का मतलब क्या है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, प्लस मिसबिहेवियर का मतलब अगर आप जो गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट है उसके अंदर आप शामिल हो, आपका कोई ना कोई प्रॉफिट है उस कंपनी के साथ जिसको कॉन्ट्रैक्ट मिला है, तो वो भी मिसबिहेवियर का एक क्लासिक केस देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये कुछ ग्राउंड्स है जिसके बेस पे रिमूव किया जा सकता है किसको, तो भाई यूपीएससी के चेयरमैन या मेंबर्स को। इंडिपेंडेंट रहने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सर्टेन प्रोविज़न दिए गए ताकि इनकी इंडिपेंडेंसी को, किसके, यूपीएससी के जो चेयरमैन है या फिर मेंबर है, ये इंडिपेंडेंटली काम कर सके, प्रॉपर एग्जामिनेशन कंडक्ट करा सकें, और बेस्ट टैलेंट को क्या करें, देश के लिए, देश के अंदर गवर्नमेंट सर्विस या ब्यूरोक्रेसी के अंदर बेस्ट टैलेंट को लाएं। तो इसीलिए इनको इंडिपेंडेंटली काम करना पड़ेगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन इनको सर्टेन सेफगार्ड देता है कि इन बेस पे आप इंडिपेंडेंटली काम कर सकते हो। कैसा है सेफगार्ड है कॉन्स्टिट्यूशन में, कि भाई सीधी सी बात है, ये चेयरमैन और मेंबर्स हैं
उनको अगर ऑफिस में से रिमूव करना है तो प्रेसिडेंट ही करेंगे, बट ओनली इन द मैनर ऑन द ग्राउंड मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। और कॉन्स्टिट्यूशन में क्या ग्राउंड मेंशन किए वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, मिसबिहेवियर वगैरह, वो भी सुप्रीम कोर्ट की क्या होनी चाहिए, इंक्वायरी होनी चाहिए उसके बाद ही। तो एक तो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, दूसरा सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर भी देखने को मिलती है, यानी कि फर्स्ट तो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, दूसरा क्या देखने को मिलता है, कंडीशन ऑफ सर्विस। एक बार उनको अपॉइंट कर दिया तो जब तक उनको या तो रिटायर नहीं होते या रिमूव नहीं किया जाता तब तक उनकी सर्विस कंडीशन में कोई भी छेड़छाड़ नहीं आएगा। भाई अपॉइंट कर दिया, उसके बाद सैलरी लेट से 2.5 लाख है, तुमने कम कर दी 1.5 लाख कर दी, तो ऐसा थोड़ी चलेगा। ये सर्विस कंडीशन में एक बार अपॉइंटमेंट होने के बाद कोई भी चेंजेस नहीं किया जा सकता, ठीक है, ऑन द डिसएडवांटेज आफ्टर हीज और हर अपॉइंटमेंट। इसके अलावा एंटायर जितने भी एक्सपेंसेस होंगे, चेयरमैन हो या मेंबर्स हो, उनकी सैलरीज हैं, पेंशन्स हैं, ठीक है, अलाउंसेस हैं, ये सारी चीज़ें किस में से चार्ज की जाएगी, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, यानी कि चार्ज एक्सपेंडिचर होंगे, यानी कि इनके ऊपर कोई वोटिंग पार्लियामेंट में नहीं होगी, यानी कि इनकी सैलरीज वगैरह उनको कम नहीं किया जा सकता। दूसरा, चेयरमैन ऑफ यूपीएससी जो हैं उनको ही और शी इज़ नॉट एलिजिबल फॉर द फर्दर एम्प्लॉयमेंट इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और द स्टेट गवर्नमेंट। तो यूपीएससी के याद रखना चेयरमैन हैं वो स्टेट या यूनियन गवर्नमेंट में फर्दर एम्प्लॉयमेंट के लिए एलिजिबल नहीं है। तो सर ये तो आपने बोला कि चेयरमैन फर्दर एलिजिबल नहीं है, तो क्या मेंबर हैं? यस, यूपीएससी के मेंबर जो हैं, चेयरमैन तो एलिजिबल नहीं है फर्दर एम्प्लॉयमेंट के लिए, पर यूपीएससी के जो मेंबर्स हैं उनको यूपीएससी का चेयरमैन बनाया जा सकता है, या फिर दूसरे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है उनका भी चेयरमैन बनाया जा सकता है, इसके लिए वो एलिजिबल होते हैं, बट नॉट फॉर एनी अदर एम्प्लॉयमेंट इन द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट और द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी कि चेयरमैन तो फर्दर एम्प्लॉयमेंट के लिए एलिजिबल नहीं है यूपीएससी का, बट इसके मेंबर्स हैं उनको यूपीएससी का या तो चेयरमैन बनाया जा सकता है, या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है उनका चेयरमैन बनाया जा सकता है, लेकिन स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट में उनको काम नहीं दिया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसके अलावा चेयरमैन है और मेंबर्स हैं यूपीएससी के, इज़ नॉट एलिजिबल फॉर द रीअपॉइंटमेंट टू दैट ऑफिस, उसी पोस्ट पे वापस से एलिजिबल नहीं है रीअपॉइंटमेंट। भाई यूपीएससी का चेयरमैन है, वो रिटायर हुआ, वापस से उसको चेयरमैन नहीं बनाया जा सकता है। मेंबर रिटायर हुआ तो वापस से उसको मेंबर तो नहीं बनाया जा सकता है, चेयरमैन बनाया जा सकता है मेंबर को, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें क्या करती है, इंश्योर करती है भाई इंडिपेंडेंट फंक्शनिंग्स ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ऑलराइट, इसके बाद अगर हम बात करें कुछ फंक्शंस के, भाई यूपीएससी जो है वो क्या फंक्शन परफॉर्म करती है। पहली चीज़ है तो कंडक्ट करवाना एग्जामिनेशंस, किस किस का, भाई ऑल इंडियन सर्विसेज, जिसके अंदर 3 सर्विस आती है, आईएएस, आईपीएस और इंडियन फॉरेस्ट, आईएफओएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, नॉट फॉरेन सर्विस, याद रखना। फॉरेन सर्विस तो सेंट्रल सर्विसेज में आती है। ऑल इंडियन सर्विसेज के एग्जामिनेशन कंडक्ट कराना, सेंट्रल सर्विसेज के एग्जामिनेशन कंडक्ट कराना, पब्लिक सर्विस फॉर द सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटिव यानी यूनियन टेरिटरीज़ के जो अधिकारी हैं उनके एग्जामिनेशन कंडक्ट कराना, ये सब किसके हाथ में, यूपीएससी के हाथ में देखने को मिलता है। इसके अलावा ये असिस्ट करती है स्टेट को कि भाई 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट अगर रिक्वेस्ट करते हैं तो जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू, जॉइंट पब्लिक सर्विस यूनियन क्रिएट किया जाता है, उसको असिस्टेंट जो है वो यूपीएससी के थ्रू ही मिलता है। इसके अलावा सर्व करती है ऑल और एनी ऑफ द नीड्स ऑफ द स्टेट ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एंड विद द अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट। भाई प्रेसिडेंट अप्रूव करते हैं और स्टेट गवर्नमेंट रिक्वेस्ट करती है तो उनकी जो भी नीड्स हैं रिगार्डिंग द एग्जामिनेशन वो भी क्या करती है, यूपीएससी फुलफिल करती है। इसके अलावा कंडक्ट करती है द एडवाइजेज इन द फॉलोइंग मैटर्स, के अंदर वो एडवाइस भी देती है कि भाई क्या मेथड्स हो सकती है रिक्रूटमेंट की टू द सिविल सर्वेंट एंड फॉर द सिविल पोस्ट पे रिक्रूटमेंट के लिए क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिफाइन किया जा सकता है, तो उसके लिए भी यूपीएससी से एडवाइस ली जा सकती है। इसके अलावा द प्रिंसिपल टू बी फॉलो इन मेकिंग द अपॉइंटमेंट टू द सिविल सर्विस एंड द पोस्ट एंड इन मेकिंग द प्रमोशन और द ट्रांसफ़र, उसके लिए भी उनकी एडवाइस दी जा सकती है। किसकी, यूपीएससी की। भाई सिविल सर्वेंट है उनके अपॉइंटमेंट के लिए प्लस उनके प्रमोशंस के लिए, उनके लिए भी क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट जनरली यूपीएससी से एडवाइस लेती है, पर अगेन बाइंडिंग उनकी एडवाइस नहीं होती है। इसके अलावा ऑल द डिसिप्लिनरी मैटर्स अफेक्टिंग अ पर्सन सर्विंग अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो उनके खिलाफ जो भी क्या है मैटर्स हैं, डिसिप्लिनरी एक्शंस है वो लेने, तो उसके लिए भी एडवाइस जनरली इनसे ली जाती है। और एनी क्लेम्स ऑफ द रीइंबर्समेंट ऑफ द लीगल एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द सिविल सर्वेंट इन डिफेंडिंग द लीगल प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूटेड अगेन हिम और हर इन द रिस्पेक्ट ऑफ द एक्ट डन इन द एग्जीक्यूशन ऑफ हीज और हर ऑफिशियल ड्यूटी। तो जितने भी ऑफिशियल ड्यूटी के अंदर उसने खर्चे किए तो खर्चे सही थे गलत थे, अगर उसके ऊपर कोई चार्जेस फ्रेम किया जाता है सिविल सर्वेंट के ऊपर तो उसके लिए भी क्या है सेंट्रल गवर्नमेंट एडवाइस ले सकती है, भाई सही है कि नहीं है, इसके ऊपर आप अपने व्यूज़ दे सकते हो। तो इस तरीके से यूपीएससी से एडवाइस ली जा सकती
है। इसके अलावा क्लेम फॉर द अवार्ड ऑफ द पेंशन इन रिस्पेक्ट ऑफ द इंजरीज सस्टेन बाय अ सिविल सर्वेंट, तो उसके इस मैटर में भी क्या किया जा सकता है, यूपीएससी से एडवाइस ली जा सकती है। और भी कोई मैटर अगर प्रेसिडेंट उनको रेफ़र करते हैं यूपीएससी को, तो उस पर भी यूपीएससी को क्या करना है, एडवाइस देनी है। तो ये चीज़ें हमें याद रखनी है, ठीक है। इसके अलावा देखो सुप्रीम कोर्ट के भी हमें कुछ केसेस देखने को मिलते हैं। भाई सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज़ें क्लियर की थी कि भाई गवर्नमेंट अगर फेल होती है यूपीएससी से कंसल्ट करने में इन सभी मैटर में जो हमने ऊपर देखे, तो ये केस के अंदर कोई भी सिविल सर्वेंट है उसके लिए कोई ऐसी रेमेडी नहीं मिलने वाली। यानी गवर्नमेंट का डिसीजन भाई फाइनल होने वाला है। अगर गवर्नमेंट ने यूपीएससी से कंसल्ट नहीं किया तो इसका मतलब ये नहीं है कि गवर्नमेंट जो है वो सिविल सर्वेंट के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकती, नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया, भाई गवर्नमेंट ने डिसाइड कर लिया तो वो ये चीज़ें कर सकती है। ज़रूरी नहीं है यूपीएससी से हर चीज़ के अंदर एडवाइस ली जाए, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें याद रखनी है। ऑलराइट, इसके अलावा कुछ एडिशनल फंक्शन भी परफॉर्म करने हैं यूपीएससी के। तो पार्लियामेंट क्या कर सकती है, वो फंक्शन यूपीएससी को दे सकती है। और पार्लियामेंट ये भी चीज़ें कर सकती है कि ही और सी कैन प्लेस, ठीक है। इसके अलावा पार्लियामेंट जो है वो क्या है, कुछ अदर फंक्शंस भी दे सकती है किसको, यूपीएससी को परफॉर्म करने के लिए। फॉर एग्जांपल वो ये भी कर सकती है पार्लियामेंट कि भाई जितने भी कॉर्पोरेट बॉडीज़ हैं, पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको भी यूपीएससी के जुरिडिक्शंस के अंदर ला दिया जाए कि भाई इनकी भी एग्जामिनेशन यूपीएससी कंडक्ट कराएगा। ये चीज़ें भी की जा सकती है, पर वो कौन करेगा, पार्लियामेंट करेगी बाय एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। इसके अलावा यूपीएससी जो है वो क्या करती है, अपनी जो एनुअल रिपोर्ट है वो प्रेसिडेंट को देती है। प्रेसिडेंट जो है वो क्या करते हैं, ऑन द बिहाफ ऑफ द यूपीएससी ये रिपोर्ट जो है वो पार्लियामेंट के अंदर जो बोथ हाउसेज हैं, लोकसभा और राज्यसभा, उसके अंदर ये रिपोर्ट जो यूपीएससी ने प्रेसिडेंट को सबमिट की है, प्रेसिडेंट किसको करते हैं, यूपीएससी को, यानी कि प्रेसिडेंट जो है लोकसभा और राज्यसभा को ये रिपोर्ट सबमिट करते हैं, ठीक है। अलॉन्ग विद द मेमोरेंडम ऑफ एक्सप्लेनेशन। अगर कोई एडवाइस नहीं मानी है कमीशन ने गवर्नमेंट की, तो क्यों नहीं मानी है, तो एक्सप्लेनेशन मेमोरेंडम भी साथ में सबमिट किया जाता है, ठीक है। इसके बाद अगर यूपीएससी की कुछ लिमिटेशंस की हम बात करें तो देखिए यूपीएससी जो है कुछ ऐसे प्रोविजंस है या कुछ ऐसे मैटर्स है जिसमें यूपीएससी को आउटसाइड रखा जाता है, यानी यूपीएससी से कंसल्ट नहीं किया जाता है। ये कौन कौन से मैटर्स हैं, भाई पहला रिजर्वेशन देना है बैकवर्ड क्लासेस को, तो उसके लिए यूपीएससी से कोई कंसल्टेशन नहीं होगा, उनके पास तो सिर्फ लेटर आ जाएगा भाई इतने को रिजर्वेशन इतने परसेंटेज देना है, बस दैट्स इट। इसके अलावा कोई और कंसिडरेशन लेनी है रिगार्डिंग द क्लेम ऑफ द SC/STs तो फिर भी, और उनकी अपॉइंटमेंट के लिए तो उससे भी, इसमें भी यूपीएससी से कोई एडवाइस नहीं ली जाएगी। इसके अलावा सिलेक्शन फॉर द टेम्पररी और द ऑफिशिएटिंग अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट, भाई कोई भी ऐसी टेम्पररी पोस्ट करनी है, टेम्पररी अपॉइंटमेंट करनी है, तो उसके लिए भी यूपीएससी से जनरली एडवाइस नहीं ली जाती है। इसके अलावा जो ग्रुप सी और ग्रुप डी की जॉब है सेंट्रल सर्विसेज के अंदर, तो उनके अपॉइंटमेंट के लिए भी क्या है, यूपीएससी से जनरली एडवाइस नहीं ली जाती है। इसके अलावा अगर अपॉइंटमेंट करना है क्या, चेयरमैन और द मेंबर्स ऑफ द बोर्ड, कमीशन, ट्राइब्यूनल्स और अदर सिमिलर अथॉरिटी, तो उसके लिए भी यूपीएससी से कोई ऐसी एडवाइस नहीं ली जाती है। इसके अलावा अगर जब हम बात करते हैं विद रिगार्ड टू द अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ द हेड ऑफ द डिप्लोमेट्स है, कॉन्सुलर्स हैं, भाई कोई इंडियन मिशनरीज़ हैं इन द फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर, जैसे कि एम्बेसडर है, हाई कमिश्नर है, मिनिस्टर्स हैं, कमिश्नर्स हैं, कंसल्स हैं, जनरल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, एजेंट्स हैं हमारे, तो उनके रिक्रूटमेंट के लिए, उनके अपॉइंटमेंट के लिए भी यूपीएससी से ऐसी सच कोई एडवाइस नहीं ली जाती। इसका मतलब ये सारे ऐसे केसेस हैं जहाँ पे यूपीएससी को आउटसाइड रखा जाता है कि भाई आपकी कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं है, एडवाइस की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए ये सारी लिमिटेशन कंसिडर की जाती है किसकी, यूपीएससी की, ठीक है। इसके अलावा प्रेसिडेंट के हाथ में ये अथॉरिटी हो सकती है कि वो एक्सक्लूड कर सकते हैं, आउटसाइड रख सकते हैं कोई भी ऐसी पोस्ट है, सर्विसेज हैं और उससे रिगार्डिंग मैटर है फॉर द परव्यू ऑफ द यूपीएससी। तो प्रेसिडेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि ये सारी चीज़ें आउटसाइड रखनी है कि नहीं रखनी है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ये बोलता है कि भाई प्रेसिडेंट जो है इन रिस्पेक्ट टू द ऑल इंडियन सर्विसेज हो, सेंट्रल सर्विसेज हो या फिर पोस्ट हो, उसके लिए रेगुलेशन स्पेसिफाई कर सकते हैं यूपीएससी को, बट all such a regulation made by the president shall be laid before each house of the parliament for at least 14 days। भाई प्रेसिडेंट ये रेगुलेशन जो है यूपीएससी को दे सकते हैं, बट प्रेसिडेंट को ये जितनी भी रेगुलेशन है 14 डेज बिफोर क्या करना होगा, ये सब की सब पार्लियामेंट के फ्लोर पे रखना होगा। और पार्लियामेंट जो ये रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट ने दी है यूपीएससी को, उसको रिपील और चेंज कर सकता है, याद रखना। तो प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से कोई भी रिकमेंडेशन इनको नहीं देंगे, पार्लियामेंट की मंजूरी की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। और ये जो इनके पास रिकमेंडेशन की पावर है उसी को देख के प्रेसिडेंट ने क्या किया था, एक रेगुलेशन दी थी यूपीएससी को जिसको बोला गया था यूपीएससी एग्जेम्पशन फ्रॉम द कंसल्टेशन रेगुलेशन 1958। तो इसमें यूपीएससी को एक रेगुलेशन दी थी
58 के अंदर प्रेसिडेंट ने, जिसको कई बार टाइम टू टाइम अमेंड भी किया जा चुका है, इसीलिए सारे एग्जेम्पशंस दिए गए यूपीएससी से। ठीक है, तो ये कुछ हमें उसके लिमिटेशंस भी देखने को मिलते हैं। इसके अलावा रोल की बात करें, क्या रोल परफॉर्म करती है यूपीएससी, तो भाई यूपीएससी को कॉन्स्टिट्यूशन ने एज अ वॉच डॉग ऑफ द मेरिट सिस्टम कंसिडर किया है। भाई जितनी भी रिक्रूटमेंट होगी वो ऑल इंडियन सर्विसेज की हो, सेंट्रल सर्विसेज की हो, ग्रुप ए और ग्रुप बी सर्विसेज की हो, और एडवाइज़र हो गवर्नमेंट के, तो उसमें यूपीएससी को क्या है, वॉच डॉग के रूप में लिया गया है कि भाई बेस्ट टैलेंट है कंट्री का, उन्हीं को ये सारी सर्विसेज के अंदर आपको रिक्रूट करना है प्रॉपर वे में। ठीक है, कोई डिसिप्लिनरी मैटर्स है, प्रमोशंस है इन सर्वेंट्स, सिविल सर्वेंट्स के लिए, तो भी उनसे कंसिडर किया जाता है। और इट इज़ नॉट कंसर्न विद द क्लासिफिकेशन ऑफ द, तो ये सारी चीज़ों के अंदर यूपीएससी से कंसल्ट किया जाता है। बट कुछ ऐसे मैटर्स हैं जैसे कि भाई सर्विस कंडीशन क्या होगी, क्लासिफिकेशन ऑफ द सर्विसेज क्या होगी, पे और सर्विस कंडीशन क्या होगी, कार्डर मैनेजमेंट ट्रेनिंग वगैरह कैसी होगी, ये सारी चीज़ें यूपीएससी के परव्यू से बाहर है कैंडिडेट के लिए। इनके लिए मिनिस्ट्री देखने को मिलती है ऑफ द पर्सोनल पब्लिक ग्रीवांसेस एंड द पेंशन। ये मिनिस्ट्री क्या करती है, हम बोल सकते हैं ये सारा कार्डर का मैनेजमेंट देखती है, उनकी ट्रेनिंग से लेके उनका कार्डर मैनेजमेंट से लेके सर्विस कंडीशन, पे स्केल, सारी चीज़ें मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल के अंडर आती। इन शॉर्ट यूपीएससी खाली एक सेंट्रल रिक्रूटमेंट एजेंसी है जो क्या करती है, रिक्रूटमेंट दे देती है, जबकि डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल एंड द ट्रेनिंग जो है इज़ द सेंट्रल पर्सोनल एजेंसी है इंडिया के अंदर। यूपीएससी का रोल जो है इज़ नॉट ओनली लिमिटेड हो गया बट ऑल्सो रिकमेंडेशन मेड बाय इट आर ओनली ऑन द एडवाइजरी इन द नेचर। जो भी एडवाइजरी इन नेचर होती है, यूपीएससी ने कोई रिकमेंडेशन दे दी किसको, गवर्नमेंट को, तो वो एडवाइजरी इन नेचर्स होती है, बाइंडिंग नहीं होती है। गवर्नमेंट चाहे तो उसको एक्सेप्ट नहीं भी कर सकती और गवर्नमेंट चाहे तो उसको एक्सेप्ट कर भी सकती है। और एक छोटा सा कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है हमको सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के अंदर। जनरली सीवीसी यानी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जब से बनाया गया 1964 के अंदर, तब से क्या है यूपीएससी और थोड़ा बहुत ये सीवीसी दोनों के बीच में क्या है, हमको थोड़े कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिलते हैं। क्या कॉन्फ्लिक्ट्स, भाई दोनों जो हैं गवर्नमेंट की कंसल्टिंग एजेंसीज है। गवर्नमेंट क्या करती है जनरली यूपीएससी से भी और सीवीसी यानी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, इन दोनों से कंसल्ट करती है। कोई भी डिसिप्लिनरी एक्शन लेना है अगेंस्ट द सिविल सर्वेंट तो दोनों से कंसल्ट किया जाता है। ठीक है, अब दोनों से कंसल्ट किया जाएगा तो अगर दोनों ने गलत अपोजिट एडवाइस दी, इसने ए एडवाइस दे दी, इसने बी एडवाइस दे दी, तो दोनों ने जो अपोजिट एडवाइस दी है रिगार्डिंग द सिविल सर्वेंट, तो क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट अराइज होगा। बट नेवरदलेस हमें पता है यूपीएससी क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो उसके ऊपर उसको हाई एज मिलती है, वो हमेशा हायर लेवल पे काम करती है। जबकि सीवीसी तो इनिशियली क्या थी, एक एग्जीक्यूटिव बॉडी थी, एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन के थ्रू आई थी। लेटर ऑन सीवीसी को 2003 के अंदर स्टेचूटरी स्टेटस दिया गया था, यानी पार्लियामेंट में लॉ बना के सीवीसी को स्टेचूटरी स्टेटस दिया गया था 2003 में। इनिशियली एग्जीक्यूटिव बॉडी, तो सीधी सी बात है कहाँ एग्जीक्यूटिव है स्टेचूटरी बॉडी और कहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो कि यूपीएससी है, तो बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क हमें देखने को मिलता है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट्स भी इतना ज़्यादा राइज नहीं करता है। सीवीसी क्या है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, आगे पढ़ेंगे हम लोग, स्टेचूटरी बॉडी पढ़ेंगे तब। एक ये सेंट्रल लेवल पे क्या है, आइज़ रखता है, करप्शंस ना हो, प्रॉपरली ट्रांसपेरेंट वे में क्या हो, ब्यूरोक्रेसी काम कर सके, उसके लिए नज़र रखने का डिपार्टमेंट है, एग्जीक्यूटिव बॉडीज़ हैं, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो ये कुछ रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी देखने को मिलती है हमको यूपीएससी की। कुछ आर्टिकल्स भी देखते हैं हम लोग जो यूपीएससी से रिलेटेड थे। फर्स्ट स्लाइड में मैंने आपको बात की थी कि भाई पार्ट 14 जो है उसके अंदर आर्टिकल 315 से लेकर 323 तक हमें यूपीएससी के बारे में देखने को मिलता है। तो ये हैं कुछ आर्टिकल्स और उनके कुछ ऐसे प्रोविज़न। फॉर एग्जांपल 323 बात करता है रिपोर्ट ऑफ द पब्लिक सर्विस कमीशंस। आर्टिकल 322 बात करता है एक्सपेंसेस जो हैं पब्लिक सर्विस कमीशंस के क्या क्या होंगे, कहाँ से चार्ज किए जाएंगे। 321 बात करता है पावर टू एक्सटेंड द फंक्शन ऑफ द पब्लिक सर्विस कमीशन, किसके पास पावर है, प्रेसिडेंट के पास, जो पार्लियामेंट के अप्रूवल के बात कर सकते हैं। आर्टिकल 320 बात करता है फंक्शन ऑफ द पब्लिक सर्विस कमीशन। 319 प्रोहिबिशन ऑन होल्डिंग द ऑफिस बाय द मेंबर्स एंड द एंड ऑफ द टेन्योर, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए और रिटायरमेंट के बाद भी कोई और गवर्नमेंट ऑफिस को तुरंत क्या है लेना नहीं चाहिए। 318 बात करता है पावर्स टू मेक द रेगुलेशन रिगार्डिंग द कंडीशन ऑफ सर्विस। 317 बात करता है रिमूवल और सस्पेंशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द पब्लिक सर्विस कमीशन। 316 बात करता है अपॉइंटमेंट एंड द टर्म्स ऑफ द ऑफिस ऑफ द मेंबर। एंड आर्टिकल 315 बात करता है पब्लिक सर्विस कमीशन है फॉर द यूनियन एंड फॉर द स्टेट। तो ये कुछ आर्टिकल्स है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, पार्ट 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके अंदर क्या देखने को मिलता है, हमको यूपीएससी के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। ठीक है, तो ये था आपका ओवरऑल चैप्टर, दैट वाज यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि हमें पार्ट 14 आर्टिकल 315 से लेके
3 तक कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर मिल जाता है। ठीक है, तो ये था ओवरऑल लेक्चर जिसके अंदर हमने क्या क्या बात की, जिसके अंदर हमने स्टार्ट किया था सबसे पहले कंपोजिशन, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न क्या है, देन हमने कंपोजिशंस की बात की, देन रिमूवल कैसे किया जाता है चेयरमैन मेंबर का, किस तरीके से इंडिपेंडेंटली ये काम कर पाता है, कॉन्स्टिट्यूशन ने इसको कुछ सेफगार्ड दिया, इसका फंक्शन क्या है, लिमिटेशन क्या है, और लास्ट में हमने बात की रोल ऑफ द यूपीएससी, देन कुछ आर्टिकल यूपीएससी से रिलेटेड। ऑलराइट, तो ये था हमारा ओवरऑल आज का लेक्चर। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर चीज़ें समझ आई हो तो प्लीज़ लाइक करिए, वीडियो को शेयर कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं। मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि हमारा होने वाला है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। ये भी इसी का एक्सटेंडेड वर्जन है, तो बहुत ज़्यादा टाइम हमें नहीं लगने वाला है। ऑलराइट, तो चलिए मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।